दोस्तों नमस्कार। सबको सादर नमस्कार फिर से। हम कुछ नई चीज़ें अपने बारे में बताते हैं कि नई चीज़ें लेकर के अभी हम आ रहे हैं। कुछ मूवीज़ हमने देखी हैं इधर, तो हम सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत जल्द कल परसों के बाद हो सकता है छुट्टी रहे 1 दिन 2 दिन की, तो हम कुछ नई चीज़ें भी लेकर के आएँ, चर्चा करें। कुछ उपन्यास, कुछ फिल्में, सब क्या स्टोरी है उसकी, क्या सीख मिलती है, कोई जानकारी है तो ऐसी क्या है, उन सब विषयों को भी हम देखने वाले हैं जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पे। आज समय व्यतीत ना करते हुए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमने संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को देख लिया, खास करके नीति निर्देशक तत्व तक। एक करेक्शन है पिछले वीडियो में, वहाँ पे जो मैंने नीति निर्देशक तत्व के बारे में ये बताया है कि केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसको अपनी इच्छा पर भुनाया जा सकता है, बैंक द्वारा दिया जा सकता है। ऐसा चेक है, मतलब राज्य सरकार के लिए कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट केटी शाह का है, ना कि गांधी जी का। मैंने उस समय नाम लिया था और मैं रिटर्न में नहीं था तो मेरे दिमाग से उतर गया, मैं दोनों नाम लिया हूँ। तो वो केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। खैर, आज हम रैंडमली शुरू करते हैं और आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि हम आज सारे अनुच्छेदों को एक बार फिर से शुरू से लेकर के और अंतिम तक हम चलेंगे। तो थोड़ा हो सकता है कि 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सभी अनुच्छेद संविधान के जो प्रमुख हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे अनुच्छेद हम चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य की प्रवेश या स्थापना, मतलब कि कोई नया राज्य भारत में जुड़ता है। मान लीजिए कल पाकिस्तान टूट करके भारत में जुड़ गया तो वह नया राज्य होगा, वह अनुच्छेद 2 के तहत जुड़ेगा, तो वह अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र के सीमाओं के नाम में परिवर्तन। कहने का मतलब कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से कट के बना है, तो यह अनुच्छेद 3 के तहत बना है। छत्तीसगढ़ का नाम कल बदल कर 37गढ़ कर दिया जाए तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अगला अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की व्यवस्था क्या थी, ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में 5 चीजों का बात की गई है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 14 और 15 दोनों काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। आरक्षण की बात इसी अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16 के 4 में। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की व्यवस्था का अंत हो, संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, नाम के आगे आप कोई उपाधि नहीं प्रयोग कर सकते हैं अगर आप शिक्षा और सैनिक क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं तो। शिक्षा और सैनिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो हो सकता है जैसे कि शिक्षक लोग अपने नाम में जो प्राध्यापक होते हैं डॉक्टर लिखते हैं, प्रोफेसर लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, वैसे ही सैनिक अपने नाम के आगे कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब चीज यूज कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता का अधिकार है, आप इसको भी याद कर लें। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और 31 तो कट गया है, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 मैंने कहा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, विस्तार से हमने बनाया है वीडियो, आप मूल अधिकार वाले वीडियो में देख सकते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का क कहता है 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं,
अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती किसी से श्रम कराना, उसका प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कारखानों में बालकों, जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे आप काम नहीं करा सकते हैं। यह अनुच्छेद 24 में लिखा है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप जिस धर्म को मानते हैं उसको मानने, उसको आचरण करने, उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 आपको देता है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसी अनुच्छेद 29 में ही भाषा, संस्कृति, इन सब की सुरक्षा की बात की गई है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। भाषा है, भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक अलग से वीडियो बनाए हम 5 रेट वाला, उसमें आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का कहता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। हमने निर्देशक तत्व वाले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सेवा पाने का, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 43 ख कहता है सहकारी समितियों का संवर्धन। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, सिविल कोड। अनुच्छेद 45 कहता है 6 से कम उम्र के बच्चे जो बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 48 क कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का कहता है मूल कर्तव्य। हमने अभी अनुच्छेद 51 तक हमने पिछले 3-4 वीडियो में हमने खूब अच्छे से डिस्कशन किया है, आप देख सकते हैं। अब इससे हम आगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हम उसको देखने जा रहे हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं राष्ट्रपति, इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी। 35 वर्ष उम्र होगा और लोकसभा चुने जाने की बाकी सारी योग्यताएं वो पूरी करते हो। अनुच्छेद 60 कहता है 60 से शपथ। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 60 में हमने पद दे दिया, कहा भैया आप शपथ ले लो, और 61 में हमने तुरंत उनमें महाभियोग की व्यवस्था भी लगा दी। ये संविधान का अनुच्छेद है, याद करने का क्रम है, बस याद करते जाइए। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। कहने का मतलब अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर कोई सजा मिली हो और वह अक्षम्य है न्यायालय के द्वारा, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति चाहे तो उसे कम कर सकता है, खत्म कर सकता है, या फिर कोई प्रावधान उसके लिए किया जा सकता है, निलंबन, परिहार या लघुकरण की व्यवस्था। अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75 का 1 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 79 कहता है संसद का गठन का प्रावधान। संसद में कौन कौन जाते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों मिला के संसद। तो 79 में कहता है संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना, मतलब राज्यसभा के बारे में कहीं कहा गया तो अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है।
अनुच्छेद 83 एक कहता है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन कहने का मतलब उसका विघटन कभी नहीं होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 84 कहता है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की व्यवस्था। अगला अनुच्छेद 100 है। अनुच्छेद 100 का 1 नंबर कहता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। जब पक्ष विपक्ष के मत टाई हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत करेंगे। अनुच्छेद 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो इस अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। इसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है कि आप संयुक्त बैठक करिए और इसका निर्णय करिए। तो बुलाते राष्ट्रपति हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। और अनुच्छेद 118 के तहत उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 119 कहता है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 कहा कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विवरण है वार्षिक वित्तीय विवरण। जब बजट की चर्चा होती है हर महीने फरवरी महीने में, हर साल फरवरी महीने में बजट की चर्चा होने लगती है। बजट कितना आया, क्या आया, इस राज्य को ये मिला। तो बजट का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद में क्या उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112। 117 कहता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 122 कहता है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 बहुत ही महत्वपूर्ण कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 1, 2, 3। अब क्या करिए 1 को 2 और 3 के बीच में लाके रख दीजिए, हो गया 2, 1, 3। तो 1, 2, 3 से प्रेसिडेंट करता है, वही 2, 1, 3 से गवर्नर करता है अध्यादेश, है ना। 213 से राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, वो फिर आएगा। अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। 129 कहता है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय का होना। मतलब जो एक बार डिसीजन आ गया ना, उस डिसीजन के आधार पर हम कुछ भी और डिसीजन तैयार कर सकते हैं। अनुच्छेद 137 कहता है उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, रिव्यू करने की। जो कार्यपालिका है या जो विधायिका है जो कानून बना रही है वो सही बना रही है कि नहीं बना रही है, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। अनुच्छेद 137 के तहत 137। अनुच्छेद 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति किसी विषय पर परामर्श मांग सकता है, किससे? तो सुप्रीम कोर्ट से, मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 कहता है वही जो 72 में राष्ट्रपति को शक्ति थी कि किसी की जो दंड किसी को मिला है उस दंड को कम करने की शक्ति, या मृत्यु दंड मिला है उसको माफ करने की शक्ति, वही चीजें अनुच्छेद 162 में और अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि के मामले में निलंबन परिहार लागू करने की राज्यपाल की शक्ति की बात की गई है। अंतर एक ये है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। वो कम कर सकते हैं और कुछ बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन खत्म वो मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 का 1 कहता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 164 का 1। अनुच्छेद 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। मतलब कि राज्यों में अभी 5-6 राज्यों में है अभी शायद, हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और एक और कोई है जहाँ पे महाराष्ट्र है शायद, जहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी राज्यों में केवल विधानसभा से ही
काम चल जा रहा, विधान परिषद की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो अनुच्छेद 169 में वह विधान परिषद का मतलब निर्माण कैसे किया जाए उसके बारे में अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 174 कहता है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसके सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अगला अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह अनुच्छेद 200 में कहा गया है। अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अब यहाँ थोड़ा सा समझा मैं देता हूँ। अनुच्छेद 200 में है जैसे राज्य सरकार कोई कानून बनाए, कानून बनने के बाद वो जाएगा राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल की इच्छा है कि हाँ भाई साइन कर देते हैं, साइन कर दिए अगर तो कानून बन गया। नहीं, राज्यपाल की इच्छा है कि रुके रहो थोड़ा, मैं करके देता हूँ, तो अनुच्छेद 200 के तहत वो उसमें कार्रवाई करेंगे। और 201 के तहत अगर उनका इच्छा हो गया कि नहीं यार हमसे नहीं संभलने वाला मैटर है, हम इसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देते हैं। अनुच्छेद 201 कहता है कि अब मामला ठंडे बस्ते में गया, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां से आएगा जो रिपोर्ट तो हम बताएंगे। राज्यपाल जो प्रतिनिधि है वो केंद्र का एजेंट की तरह काम करता है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। आगे चलते हैं। आ गया अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 ये देखिए 1 to 4 में हम पढ़ रहे थे उच्चतम न्यायालय और 214 में हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय। राज्य के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात की जा रही है। अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब कि वही कॉन्सेप्ट की जो चीजें डिसीजन दी गई है उसको सुरक्षित रखना, उसके आधार पर वो डिसीजन तैयार करना। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें। अनुच्छेद 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 बहुत महत्वपूर्ण है, उच्च न्यायालय की कुछ रिटों निकालने की शक्ति, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे, इस बात की गई है, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कहता है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। अनुच्छेद 243 का कहता है ग्राम सभा। ख ग्राम पंचायतों का गठन। ग 243 चल रहा है, 243 का ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 का घ पंचायतों के स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 का झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 का ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 का थ नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 का य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। य घ जिला योजना के लिए समिति। य झ सहकारी समितियों का निगमन। 249 बस 243 कदम 249 राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रहित विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 केंद्र राज्य संबंध चलना शुरू हो गया। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी, जो नदियां एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य घूम जा रही हैं उन राज्यों के लिए जो विधान बनेगा वो अनुच्छेद 262 के तहत बनेगा। अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों को संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 267 कहता है भारत की आकस्मिक नीति, कॉन्टिजेंसी फंड। अनुच्छेद 280 कहता है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है। अगला अनुच्छेद है बहुत महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना। जो हमने अनुच्छेद 31 में पढ़ा था वो अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300 का में समाहित कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार, यह एक विधि का अधिकार है,
भैया रखिए अपनी संपत्ति का अधिकार। आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया? सरकार कोई योजना बना रही थी, कोई सड़क बना रही थी, कुछ भी कर रही थी, तो उसमें लोगों की संपत्ति आ रही थी और लोगों की संपत्ति जब आती थी तो लोग कहते थे कि मैं नहीं दूंगा, तो सरकारी योजनाएं ठप हो जाती थी। सरकार की सारी कार्यविधि जो प्रणाली थी वो ठप हो जा रही थी। इस कारण से उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य अधिकार या विधिक अधिकार बनाकर रखा है। अगला अनुच्छेद है 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जो यूपीएससी की बात करते हैं। अनुच्छेद 315 है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 324 निर्वाचन आयोग। 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, मतलब वयस्क मताधिकार होगा, इस बात की पुष्टि अनुच्छेद 326 कहता है। 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण लोकसभा में। अनुच्छेद 332 कहता है राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, मतलब 330 और 332 अपन को याद रखना है। 331 333 हमको याद नहीं रखना है क्योंकि इसमें आंग्ल भारतीय समूह है, जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ आके बस गए थे, उनके प्रावधान थे, उसको हटा दिया गया। तो अपन को याद रखना है 330 जिसमें लोकसभा में कहा, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। 330 में लोकसभा में आरक्षण और 332 में राज्य की विधानसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 338 कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का क है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का ख है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखिए 338 कहता है अनुसूचित जाति आयोग, मतलब एससी। अनुच्छेद 338 का कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी कमीशन। अनुच्छेद 338 ख कहता है पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, मतलब ओबीसी के लिए कमेटी। अनुच्छेद 340 कहता है पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की जाए। अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा आयोग। 350 का कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। और 360 कहता है वित्तीय आपातकाल घोषित करने की व्यवस्था। 368 कहता है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 एक बार फिर से हम ध्यान देंगे। अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो 352 के तहत आपातकाल लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, अगर अभी किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, आप प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि अभी किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको करंट पता होगा तो आप जरूर रिप्लाई देंगे। और 360 कहता है वित्तीय आपातकाल घोषित, मतलब परिस्थिति पैसे को लेन देन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्या आ गई देश में या ऐसी अव्यवस्था फैल गई तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल भी लग सकता है। 356 मतलब राज्यों में राष्ट्रपति शासन तब लगेगा जब सरकार चलना वहाँ सक्षम नहीं है, ऐसे कंडीशन में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो बस इतना ही है, इतना ही को आप अच्छे से देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं से कुछ प्रश्न आता है, आएगा कुछ कुछ हो सकता है आ जाए। कोशिश करिए कि इतने अनुच्छेद को आप एकदम सेट कर लें कि कैसे अपन को याद करना है। आप 2 बार 3 बार लिख करके कोशिश करिए अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, ऐसे करके आप करके एक बार सेटअप कर लीजिए। आप लिखने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि डेली संविधान के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताएं और कुछ नए विषयों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे समय नहीं मिल रहा है, थोड़ा समय मिले तो हम उस पर और भी चर्चा करें और आनंद लें। आप अपने घर में होंगे, सकुशल होंगे, मुझे आशा है।
हम जल्द ही फ़िल्मों पे भी स्टोरी लेके आ रहे हैं। हमने कई सारी फ़िल्में देखी हैं इस बीच में, कई सारी किताबें पढ़ी हैं, तो वो भी हम उसका रिव्यू हम ला रहे हैं आपके पास बहुत जल्द। होली बस आ गया, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ भी। कल परसों में होली है, कल परसों नहीं 14 होली है, आज 11 है। कल भी होली है, लोग होली खेल रहे हैं। आप सब भी होली खेलें, ध्यान रहे, रंग आँखों में ना जाए। सबको फिर से सादर नमस्कार।